नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब पर बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट, आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि CUT PG हिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करें। तो इसके लिए मैं आज हूँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट DU स्टूडेंट के साथ में। तो हम सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि CUT PG एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें और कौन कौन सी बुक्स रीड करें, टेस्ट सीरीज़ वगैरह कितने टाइम प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इन सारे तमाम क्वेश्चंस का हम आंसर्स स्टूडेंट से जानेंगे जिन्होंने यहाँ पर CUT PG को क्रैक किया है और अभी DU से स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा सबका वन बाय वन, दैन हम क्वेश्चंस करेंगे कि प्रिपरेशन को कैसे किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो, बिदिप्ता दिस साइड। मैंने अपना ग्रेजुएशन मैत्री कॉलेज से किया है और इस साल मैं DU से MA कर रही हूँ हिस्ट्री में। यस, थैंक यू। नेक्स्ट ईयर। मैं समीर सिंह। मैंने अपना ग्रेजुएशन जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग से किया है और दिस ईयर मैं यहाँ पर CUT PG के थ्रू MA हिस्ट्री के लिए इनरोल किया हूँ अपने आप को। मेरा नाम सनातन है। मैंने अपना ग्रेजुएशन रामजस कॉलेज से किया है और मैं अभी MA हिस्ट्री परस्यू कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि DU का हिस्ट्री डिपार्टमेंट का माहौल कैसा है, यहाँ पर कैसे पढ़ाई होती है, क्लासेस के बारे में, इस बारे में थोड़ा आप बताइए। यस। तो सबसे पहले अभी 2 हफ्ता हुआ है जो हमारी क्लासेस शुरू हुई है एंड क्लासेस काफ़ी टाइम से कंडक्ट की जा रही है एंड प्रोफेसर्स आर ऑल्सो वेरी गुड। वो लोग हमें रीडिंग मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, पर क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी प्रोसेस काफ़ी स्लो है, बट धीरे धीरे आई होप दैट विल पिक अप द पेस, बट एवरीथिंग इज़ फाइन। आई एम लाइकिंग इट। यस यस। सो समीर, आप मुझे ये बताइए कि जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर CUT PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, उनको सबसे पहले क्या करना है CUT प्रिपरेशन के लिए, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बताइए बातें कुछ। CUT PG प्रिपरेशन को लेकर के सबसे पहले जो भी PG प्रिपरेशन के लिए आ रहा है उसने अपने ग्रेजुएशन या तो 3rd ईयर में है या वो अपने UG के एग्ज़ाम्स पास कर चुका होता है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है उसे अपना जो UG के सिलेबस है उसको कम से कम 1 से 2 बार वो रिवीजन उनका कर ले। फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक बुक्स जैसे कि एंसेंट इंडिया के लिए आर्य शर्मा हो गई, या फिर मेडिवल इंडिया के लिए कुछ स्पेसिफिक बुक्स हैं, या फिर अगर मॉडर्न इंडिया में आते हैं स्टैंडर्ड बुक हैं उनको रीड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको सिलेबस सबसे पहले स्टडी करना है, अच्छे से उसको समझना है, उसके बाद ही वो मतलब अपना माइंड मेकअप करे कि या फिर अपने प्लान्स क्रिएट करें कि कैसे हमें अपने प्रिपरेशन को फर्दर करना है। यस यस, थैंक यू। तो सर आप बताइए कि CUT PG की प्रिपरेशन के लिए हिस्ट्री में स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी है जो बहुत फेमस है या नॉर्मली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हों या फिर अभी पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए कुछ। हाँ, तो CUT की जो PG के एग्ज़ाम है उसकी एक विशेषता है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो आपको जैसे किताबों का नाम, जैसे सोर्सेस से बहुत फेमिलियरिटी होना चाहिए। तो मटेरियल से बहुत फैमिलियर होना चाहिए। सोर्सेस से, हाँ, तो बात यह है कि उसके लिए आप एंशिएंट इंडिया के लिए उपिंदर सिंह को एडवाइस किया जाता है, लेकिन उपिंदर सिंह थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादा किताब हो जाती है। तो रणवीर चक्रवर्ती की एक किताब आती है एक्सप्लोरिंग अर्ली इंडिया, वो भी पढ़ी जा सकती है। फिर मेडिवल के लिए तो सतीश चंद्रा ही एक वो मानी जाती है, जो उसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 किताब है वो स्टैंडर्ड मानी जाती है। मेडिवल इंडिया के लिए हाँ, सफिशिएंट है, बट उसमें भी एक बात है कि मुझे लगता है कि इग्नू के नोट्स भी पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन, हाँ, इग्नू और सोल दोनों के, हाँ, DU का इन दोनों के नोट्स पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि अब की बार जैसे हम लोग ने देखा कि विजयनगर वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। हाँ, नहीं, मेडिवल से, हाँ, जो कि बहुत एंटिसिपेट नहीं किया था, बाकी पार्ट से कम आए थे, विजयनगर से बहुत ज़्यादा आया था। तो ये सब के लिए सोल में अच्छा खासा दिया गया है। और उसके बाद मॉडर्न के लिए आपको शेखर बंदोपाध्याय मुझे लगता है सफिशिएंट होगी, और स्पेक्ट्रम जैसा कि समीर ने बोला। हाँ, तो ये सब कुछ किताबें हैं जो कि आपको 2-3 महीने लगेंगे पढ़ने के लिए। और सिंस आपके पास अभी से डेट आ गई है कि मार्च में आपका पेपर होना है, तो मुझे लगता है कि 2024 में जो है एग्ज़ाम CUT PG का हाँ होगा, वो अभी से फाइनल डेट आ गई जो हमारे पास नहीं था। तो मुझे लगता है कि अगर आप जनवरी से भी लग के तैयारी करेंगे 4 घंटे दिन का देंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी, आपको अच्छा JNU वगैरह में भी एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू। तो मैम आप ये बताइए मुझे
कि CUT PG एग्ज़ाम की प्रिपरेशन दौरान स्टूडेंट को कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, एग्ज़ाम का मोड क्या, एग्ज़ाम कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा आप हाईलाइट कीजिए, बताइए स्टूडेंट को इस बारे में। देखिए, सिंपल सी बात है, जो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए वो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बच्चे अब अलग होते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं पर वो लोग हिस्ट्री में मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए, जैसे कि इन्होंने अभी किताब बताया उपिंदर सिंह, सब लोग बोलेंगे अब उपिंदर सिंह पढ़ लो, उसमें डेटा बहुत है पर वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और वो बहुत बड़ा भी हो जाता है किताब। तो अभी मैंने खुद भी एक पढ़ना चालू करा है, तमिलनाडु बोर्ड के एक NCERT की बुक आती है क्लास 11th की, वो आप लोग PDF में आप लोगों को मिल जाएगा। जो लोग बिगिनर्स हैं, जिन लोगों को हिस्ट्री में MA करना है पर उनका ग्रेजुएशन नहीं है, वो लोग तमिलनाडु बोर्ड की वो किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसका जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल है और डेटा भी उसमें उतना ही है जितना उपिंदर सिंह में है। और दूसरी बात ये, मोड तो आपका मतलब जो आप चूज़ करोगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम मोड है, ऑनलाइन एग्ज़ाम मोड है, कंप्यूटर में आप लोगों को बस वो करना है। और हिंदी एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाता है। हाँ, NTA करवाता है कंडक्ट, मेजर सिटीज़ में होती है, पर दोनों लैंग्वेजेस में भी है, हिंदी, इंग्लिश एंड आई गेस कि काफ़ी रीजनल लैंग्वेजेस में भी वो अवेलेबल है। जिनको दिक्कत आएगी, मतलब बाकी मीडियम ऑफ लैंग्वेज तो बहुत लूसिड है। अभी डेट्स आ गई है, सबसे बड़ी बात यह है, एंड होपफुली इस बार NTA डेट्स चेंज नहीं करेगी। तो सफिशिएंट टाइम है प्रिपरेशन के लिए, अराउंड 4 to 6 मंथ्स है। हाँ, तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, टाइम बहुत कम मिलता है, प्रिपरेशन नहीं कर पाता है। तो आई थिंक इतना 6 महीने टाइम मिल जाए स्टूडेंट को तो वो आई थिंक JNU और BHU DU जितने भी आराम से हो सकता है। पर JNU के लिए एक बात वही है जो बहुत से बच्चों को इस बार नहीं पता था, जो मेरे को भी बाद में पता चला, कि JNU बस डोमेन स्पेसिफिक मार्क्स को कैलकुलेट करता है। टोटल जो CVT का एग्ज़ाम होता है वो 400 का होता है, पर JNU ओनली आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि 300 मार्क्स के आएंगे उसके मार्क्स को काउंट करेगा। और वो भी उनका इतना होता है कि इस बार तो पेपर का पैटर्न भी काफ़ी टफ था, तो जिस वजह से जो मार्क्स और कट ऑफ्स थे वो काफ़ी ऊपर नीचे हुए हैं। पर जनरली JNU के लिए सेफ स्कोर आउट ऑफ 300, 210 फॉर जनरल एंड बाकी डिफरेंट होता रहता है। पर इफ़ यू आर स्कोरिंग 185 प्लस आउट ऑफ 300 देन यू आर एट अ सेफर स्पेस, आई बिलीव, JNU के लिए। और बाकी DU और BHU तो 400 में लेता है, तो वो वैसे ही है। थैंक यू। तो समीर जी, आप बताइए मुझे कि इस बार जो CUT PG का पेपर हुआ तो उसमें क्वेश्चंस देख के आपको क्या लगा कि ये क्वेश्चंस का क्या क्वेश्चंस का लेवल है? क्या जो पहले DU का एंट्रेंस होता था, JNU का एंट्रेंस या BHU जो भी बड़ी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उनका जो आज से 2, 4, 5 साल पहले एंट्रेंस होते थे, क्या क्वेश्चंस का लेवल अभी भी वैसा ही है या कुछ क्वेश्चंस के लेवल में चेंजेस हुआ है? तो कैंडिडेट को, एस्पिरेंट्स को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए क्वेश्चंस के, इस बारे में थोड़ा बताइए आप। और जैसा कि CUT PG के पेपर्स अगर लास्ट ईयर के हम देखें तो उसमें पूरी तरीके से फैक्चुअल डेटास पे बेस्ड थे, बट इस साल का पेपर को थोड़ा सा इन्होंने एनालिटिकल पेपर बनाने की कोशिश की, क्योंकि इस बार CUT PG के अंदर 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो थी हमारी कंट्री की, JNU और DU ऐड हुई, तो इस वजह से पेपर थोड़ा एनालिटिकल आया। और ये शायद इसका दूसरा प्रोस्पेक्टिव अगर हम देखते हैं तो लोगों को लगा कि हाँ पेपर थोड़े टफ थे, लेकिन जो स्टूडेंट DU से ग्रेजुएशन करके आया था या फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया था तो उनके लिए उतना वो पेपर टफ नहीं था। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, मतलब CUT PG की प्रिपरेशन में गलतियाँ जो हमें नहीं करनी है वो है कि हमें मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो नहीं करना, हमें स्टक करना है किसी एक सोर्स के ऊपर और उसको मतलब मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन कर सकते हैं। और साथ साथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हमें उसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट कभी किसी के दिमाग में वो रह नहीं सकता टिल हमारे वो प्रैक्टिस में ना हो। तो इस तरीके से आप गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं कि आप सिंगल सोर्सेज को फॉलो करें और बस। थैंक यू। तो सर आप बताइए मुझे कि हिस्ट्री के लिए रिवीजन कितना ज़रूरी है? जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कितने टाइम में रिवीजन करना चाहिए? एग्ज़ाम से पहले रिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, इस बारे में कुछ आप थोड़ा बताइए, पर्टिकुलर हिस्ट्री को लेकर। नहीं, मतलब मुझे तो लगता है कि आपका आखिरी जो समय है प्रिपरेशन का, 1 महीना एटलीस्ट, वो तो रिवीजन के ही प्रति आपको डेडिकेट करना चाहिए। और मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसके आप नोट्स तो बनाने ही चाहिए और उसी नोट्स के बेसिस पे आपको रिवाइज़ करना चाहिए, क्योंकि आप पूरी किताब दोबारा पढ़ नहीं सकते। आप उसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको लगे वो आइडेंटिफाई करके रिवाइज़ करेंगे, तो यही स्ट्रेटजी होगी। तो मैम आप बताइए मुझे कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन दौरान
आपने कहीं से कोई टेस्ट सीरीज़ या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी क्या? इस बारे में थोड़ा आप बताइए। टेस्ट सीरीज़ तो एक्चुअली मिला नहीं था, मतलब मैंने ढूंढा था पर मुझे मिला नहीं। पर मैंने एक्चुअली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए थे और नेट जेआरएफ की एक किताब आती है, आई थिंक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा ये है। मेरे पास भी है, सॉरी, नेट हाँ, जेआरएफ की, ये दृष्टि का आता है। पब्लिकेशन की बुक है, मैं देख सकते हैं। तो हाँ। इसमें भी काफ़ी सारे पुराने देखेंगे आप, यूनिट वाइज जो है क्वेश्चंस है, दिए हुए हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है वो किताबें। आप अमेज़ॉन में जाकर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर सीयूईटी पीजी करके सर्च करोगे, आपके पास काफ़ी किताबें आ जाएंगी। तो आपको बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, जैसे कि इन्होंने बोला क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी आप लोग देख लो कि उसमें कॉमन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कि पिछले 3-4 सालों में कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस, थीम्स कौन से हैं। जैसे कि इस बार कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ थे, पर कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट के टाइम था वो बहुत ईजी था। इतना ईजी था कि वो ऐसा आया था कि बाबर का होमलैंड कौन सा था सेंट्रल एशिया में, मतलब वो तो बहुत इजी क्वेश्चन था। और कुछ कुछ किताबों के नाम आए थे, जैसे मतलब कि क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो तीनों लेवल के, कुछ इजी रहेंगे, कुछ मॉडरेट हाँ। होंगे और कुछ थोड़े। पर इस बार जैसे कि काफ़ी बच्चों ने ये भी बोला कि नेट जेआरएफ के लेवल के भी क्वेश्चंस इन्होंने डाले हैं। असर्शन रीजनिंग जो है वो काफ़ी मतलब एनालिटिकल था, उसमें काफ़ी आप लोगों का दिमाग मतलब वो करना पड़ेगा। तो आप लोगों का जो एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए या फिर जो कंसेप्ट होना चाहिए कुछ कुछ चीज़ों को लेके, वो क्लियर होना चाहिए। क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो शायद आप मतलब कंफ्यूजन हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा एग्जाम में आपका। असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करना दिक्कत आ जाता है। तो आप लोगों को ये सजेशन दूंगी कि आप लोग पुराने क्वेश्चंस को उठाइए, उनको प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर टेस्ट सीरीज़ आपके आसपास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट करा रहा है तो 1-2 महीने पहले ज्वाइन कर लीजिए, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज़ का। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं। हम लोग भी टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराते हैं स्पेशली हिस्ट्री को लेकर के, और इन फ्यूचर हम और भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, इन सब को लेकर हम फ्यूचर में टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स यूटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं जेएनयू या डीयू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वटेवर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको थोड़ा मतलब टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमारे पास टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराएंगे हम आपको, और टेस्ट सीरीज़ में आपको क्वेश्चन जो है पुराने क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं उनको एनालिसिस करके उन क्वेश्चंस के बेस पर ही हम टेस्ट सीरीज़ को फॉर्म करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। क्वालिटी क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसका लिंक आपको नीचे ज़रूर मिल जाएगा। और मेरा सभी से लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, ये कि एमए हिस्ट्री से परस्यू करने के बाद, ये डिग्री कंप्लीट होने के बाद आगे फ्यूचर में क्या हमारे पास स्कोप रहने वाला है, हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा एक बार बताइए। एमए हिस्ट्री करने के बाद सबसे बड़ा जो स्कोप हमारे सामने आता है कि आप हायर स्टडीज़ को परस्यू कर सकते हो। इंडिया में हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप अभी भी बचा हुआ है, और साथ साथ में अगर आप जर्नलिज्म के अंदर डिप्लोमा करके आप जर्नलिज्म के फील्ड में भी अच्छा कर सकते हो, तो आप आर्कोलॉजी की फील्ड में भी हिस्ट्री से अगर मास्टर्स करते हो तो आपको एक एज मिलता है कि आर्कोलॉजी के अंदर स्पेशली जो फील्ड आर्कोलॉजी होती है उसके अंदर आप अच्छा कर सकते हो। आप भी बताइएगा कि करियर स्कोप क्या है एमए हिस्ट्री करने के बाद, कौन कौन से डायरेक्शन में स्टूडेंट जा सकते हैं आगे, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने की क्या एक रेपुटेशन, क्या वैल्यू है यहाँ से? तो मतलब समीर ने सारे बता ही दिए करियर ऑप्शंस, मतलब रिसर्च वगैरह है, और आप जो जर्नलिज्म में जा सकते हैं और तमाम जो फील्ड्स हैं उसमें आप जा ही सकते हैं। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, एक बेहतर मतलब लर्निंग एनवायरनमेंट देती है जहाँ आपको बेहतर टीचर्स मिलेंगे, आपको बेहतर मतलब लाइब्रेरीज़ मिलेंगी जिसमें आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, सब कुछ। तो इस वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को लोग प्रेफर करते हैं, स्पेशली डीयू जैसी यूनिवर्सिटी को। तो यही है। तो आप भी बताइए लास्ट में थोड़ा कि क्या क्या स्कोप है फ्यूचर में एमए हिस्ट्री को लेकर के, इस बारे में बताइए। एमए हिस्ट्री को लेके स्कोप हमारा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मास्टर्स के बाद आपका नेट जेआरएफ का ऑप्शन खुलता है, सबसे बड़ी बात। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंडर जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने बाहर के जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ है, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, उनको बोल रहे हैं कि इधर कैंपस ओपन करने के लिए। तो ऑब्वियसली आगे जाकर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक डीयू, जेएनयू, बीएचयू आप
लोगों को जो रिकॉग्निशन देगी एमए करने के बाद, उस पे अगर आप आगे जा कर के उन कैंपसेस में एज ए गेस्ट फैकल्टी और एज ए प्रोफेसर अप्लाई करते हो, तो आई गेस दूसरे बच्चे जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़कर आ रहे होंगे उनके कंपैरिजन में आपका जो चांस है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। एक दूसरी बात है कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे, बहुत से बच्चे हमारे बीच में भी जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस एसएससी का एग्ज़ाम्स है, उनकी भी तैयारी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ये जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स है इसका एक मेजर होल्ड रहता है उस एग्जामिनेशन में, उसका रास्ता खुलता है। फिर आर्कियोलॉजी, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसमें आपका एक स्कोप मिलेगा, क्योंकि उनके अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप आर्कियोलॉजी में कोई डिप्लोमा का कोर्स करते हो, इसके बाद वहाँ का एग्ज़ाम देके आप आराम से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जॉब ले सकते हो। तो हिस्ट्री का स्कोप इंडिया में अभी बहुत है और वो बढ़ भी रहा है। एंड उसके ऊपर अगर किसी का मतलब और भी करियरिस्टिक अगर ऑप्शन या फिर मैं बोलूँ तो फिर आप आराम से नेट जेआरएफ क्लियर करके, अच्छा अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो यू कैन गो टू अब्रॉड टू परस्यू योर स्टडीज़, एंड आप वहीं पे रिसर्च के लिए आप लोगों को आपको वो लोग मतलब नियुक्त कर लेंगे। फेलोशिप ग्रांट मिल जाता है, स्कॉलरशिप से बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है अभी। ओके, थैंक यू। लास्ट में बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट में क्वेश्चन रहता है कि डीयू की कट ऑफ क्या रहती है, जेएनयू कट ऑफ क्या रहती है। तो हमने इस पर सेपरेट बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बनाए हैं और फ्यूचर में बताते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में बताना चाहूँगा जो डीयू की कट ऑफ है वो वेरी करती है कि डीयू के जो एक्स स्टूडेंट हैं उनके लिए कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, और जो नॉन डीयू स्टूडेंट हैं उनके लिए रिजर्वेशन नहीं होता है यहाँ पर, तो उनकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। तो नॉर्मली यदि आप 400 में से आई थिंक 200 के आसपास स्कोर करते हैं तो आई थिंक डीयू मिल जाएगा आपको। मैं थोड़ा सा इनको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। डीयू जो एक्स डीयू स्टूडेंट होते हैं वो कोटा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो बस ऑनर्स स्टूडेंट को ही अवेलेबल है। अगर कोई प्रोग्राम कोर्सेज से करके आता है, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स काइंड ऑफ चीज़ें करके आता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट जो प्रोग्राम में हमें दिए जाते हैं, तो उनको वो कोटा अवेलेबल नहीं होगा। हिस्ट्री के लिए ही नहीं, ये सारे सब्जेक्ट के लिए मतलब इस तरीके से ये चीज़ें हैं। यस यस यस, थैंक यू। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलते कट ऑफ के बारे में कि 400 में से आपका 200 के आसपास नेक्स्ट आप अचीव करते हैं। मे बी वेरी भी करता है कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या आता है, तो कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग, पेपर के अकॉर्डिंग ही वेरी करती है, ऊपर नीचे होती रहती है। फिर भी आप एक 200 स्कोर सेफ मान सकते हैं, और इससे ज़्यादा आप लेके आते हैं तो डोमेन का जैसे बताया था इन्होंने, तो जेएनयू भी आप 300 में से 200 प्लस लाएंगे तो आप जेएनयू भी जा सकते हैं, और डीयू के लिए 400 में से है, और आई थिंक बीएचयू भी जो है 400 में से अपना स्कोर कंसिडर करता है। ऐसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब का अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया है कट ऑफ को लेकर के। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUET PG के अंडर नहीं आती। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वो अपने खुद के एग्ज़ाम्स लेती है, तो ये थोड़ा सा एक करेक्शन था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक जो JMI है, जामिया, ये CUET के अंदर आती है। अच्छा, इनका भी आई थिंक जो है जामिया मिलिया का अलग पेपर आता है, फरवरी में उनके फॉर्म्स निकलते हैं और उनका पेपर अप्रैल के महीने में हो जाता है, एंड बाय जून उनका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। वो लोग अलग पेपर लेते हैं, एंड उनका जो पेपर का पैटर्न होता है वो कंपैरेटिवली इजी होता है। तो JMI के लिए जिनको जाना है, JMI के वेबसाइट पे आपको उनके प्रीवियस ईयर्स मिलेंगे, और ड्यू के लिए जो लोग होंगे सेफ स्कोर 200 के ऊपर 230 प्लस, क्योंकि डिपेंड करता है क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है उसके ऊपर। जैसे कि इस साल मैंने बोला क्वेश्चन का पैटर्न काफ़ी टफ था और 2 फेजेस में एग्जाम्स हुए थे, तो इसलिए कट ऑफ काफ़ी ऊंचा नीचा गया है। कितना गया है हमें भी नहीं पता, क्योंकि ड्यू ने पब्लिकली रिलीज़ नहीं करा। अगर आपको सेफ स्कोर चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना होता है, तो 230 प्लस फॉर JNU, फॉर DU एंड BHU, एंड फॉर JNU 210 आउट ऑफ 300, दैट इज़ द सेफ स्कोर। यस, थैंक यू। तो और आप बाकी जो NTA की वेबसाइट्स हैं उन पर रेगुलरली आप विजिट करते रहें। आई थिंक वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिलती रहेगी, नोटिस वगैरह कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या फ़ीस रहने वाली है, उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या है, सिलेबस क्या, वहाँ साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी बातें आप वेबसाइट वगैरह रेगुलर विजिट करें, और गूगल बाबा जिंदाबाद, आप सभी रेगुलरली बहुत सारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, तो लिमिटेड रिसोर्स फॉलो करें, उनको मल्टीपल टाइम रिविज़न करें और अच्छे से पढ़ें। तो आप सभी के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी सभी लोग पढ़ाई करें। और इसी के साथ आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।